देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसको अच्छे से देखना यार, ये क्या है? लोकल हार्मोन होता है ये क्या है? लोकल हार्मोन। क्या करता है? वेजोडाइलेशन का काम करता है। क्या करता है? वेजोडाइलेशन करेगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। और क्या करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा। दूसरे की अगर मैं बात करूं, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड किसका डेरिवेटिव होता है? एराकिडोनिक एसिड का। ये क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके पास क्या होते हैं? 20 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? 20 कार्बन कंपाउंड आर प्रेजेंट। ठीक है, कितने कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? 20 कार्बन कंपाउंड्स विल बी प्रेजेंट। तो हम लोगों ने बोला कि क्या कैसे होते हैं? लोकल हार्मोन होंगे जो क्या होते हैं? एराकिडोनिक एसिड के क्या होते हैं? डेरिवेटिव होंगे, जो क्या है? एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह काम करता है। और इसके कितने कंपाउंड होते हैं? कार्बन कंपाउंड इसमें 20 प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इनके टाइप्स कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये कितने तरह के हम लोगों को दिखाई देते हैं या कितने तरह के ये होते हैं। Sorry for the inconvenience. It is derivative of arachidonic acid. अच्छा, इसके अब हम लोग नाम की बात डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली किस लिए यूज किया जाता है इनको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसके मोर कॉमन यूज क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन यूज इसका सबसे पहला मोस्ट कॉमन यूज दो होते हैं। पहला होता है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। पहला क्या होगा कि लेबर क्या करवाना है? इंड्यूस करवाना है। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, फॉर सर्वाइकल राइपनिंग। क्या होता है? सर्वाइकल राइपनिंग। और क्या करता है? प्रिपेयर द सर्विक्स फॉर डायलेशन। प्रिपेयर द सर्विक्स फॉर डायलेशन। प्रिपेयर द सर्विक्स फॉर डायलेशन कि क्या है? एक तो सर्वाइकल राइपनिंग है, एक तो क्या है? सर्वाइकल राइपनिंग है और सर्विक्स को क्या करता है? डायलेट करने का काम करता है। सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब क्या है कि इफेसमेंट और डायलेशन वहां पर होगा, जिसकी वजह से अगर सर्वाइकल डायलेशन होगा तो वहां पर जब बर्थ कैनाल होगी वो ओपन होगी, वहां से बच्चा क्या कर सकता है? फिर वहां से इजीली एक्सपेल आउट या फिर क्या कर सकता है? बाहर की तरफ डिलीवर आउट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इनके प्रोस्टाग्लैंडिन के देखता हूँ कि क्या क्या नाम आएंगे या कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम लोग यूज करते हैं। एक होती है PGE2, दूसरा होता है PGF2 अल्फा। PGE2 और PGF2 अल्फा। देखो जो PGE2 है, शायद मैंने पहले उल्टा लिखवाया है। PGE2 क्या करता है? टू इंड्यूस लेबर, लेकिन सॉरी, ठीक है टू। और जो PGE1 है वो ना लेस इफेक्टिव होता है।
कैसा होता है वो? लेस इफेक्टिव होता है। अगर आप लोग देखो PgE2 की, वो मोर पावरफुल होता है PgE1 से। किससे ज़्यादा पावरफुल होता है वो? PgE1 से ज़्यादा पावरफुल होता है कौन? PgE2। ठीक है, PgE2 क्या होता है? PgE1 से पावरफुल होता है। PgE2 का नाम क्या है? हमने किस लिए यूज़ किया इंड्यूस करने के लिए लेबर को? इसका नाम क्या होता है? डिनोप्रोस्ट, डिनोप्रोस्टॉल। अच्छा, PgF2 अल्फा का नाम क्या है? डिनोप्रोस्टोल, डिनोप्रोस्टोल, सॉरी डिनोप्रोस्टोन। और क्या बोल सकते हो? मीजोप्रोस्ट, मीजोप्रोस्ट। कितना आता है इसका डोज? 3 mg एवरी 4th हार्ली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? दे सकते हो। किस लिए? टू इंड्यूस अबॉर्शन, टू इंड्यूस अबॉर्शन। यहाँ पर अबॉर्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। यहाँ पर आप लोग इसके यूज में तीसरा भी लिख सकते हो, टू इंड्यूस अबॉर्शन। क्या करने के लिए? टू इंड्यूस अबॉर्शन। कि आप लोग क्या कर सकते हो? अबॉर्शन करवा सकते हो। इस कौन से टैबलेट से? डिनोप्रोस्ट से, मीजोप्रोस्ट से। 3 mg एवरी 4th हार्ली आप लोग क्या कर सकते हो? दे सकते हो। अब देखो, ये तो हो गया इतना कि क्या हुआ था यहाँ पर कि हमने 3 mg एवरी 4th हार्ली दिया था टू इंड्यूस अबॉर्शन। और यहाँ पर क्या हुआ था? हमने PgE2 को क्या किया था? टू इंड्यूस लेबर, डिनोप्रोस्टोल। अच्छा, इसकी कितनी डोज होती है? PgE2 की डोज होती है, PgE2 की डोज होती है 25 mg पर वेजाइना या पर वेजाइनल, या आप लोग क्या बोल सकते हो? PV, पर वेजाइनल दे सकते हो। अच्छा, जो डिनोप्रोस्ट और मीजोप्रोस्ट होती है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ओरल भी दे सकते हैं और पर वेजाइनल भी दे सकते हैं। अच्छा, PgF2 की एक कॉम्प्लिकेशन आती है, आप लोग लिख लेना, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ PgF2। होता क्या है? देखो, पर वेजाइनली अगर देते हो आप लोग तो ये GI ट्रैक को इतना कवर नहीं करेगी। GI ट्रैक को कवर नहीं करेगी तो म्यूकस मेम्ब्रेन को ये ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगी, जिसकी वजह से कोई वोमिटिंग वगैरह, अनइजीनेस या गैस्ट्रिक इरिटेशन हम लोगों को नहीं देखने को मिलती। अगर मदर को ओरली आप लोग प्रोवाइड कर देते हो PgF2 अल्फा, क्या करते हो? अगर ओरली प्रोवाइड कर देते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है? मदर को वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सीवियर हाइपरटेंशन हो सकती है, और इर्रेगुलर रिदम। इर्रेगुलर क्या हो सकती है? कार्डियक रिदम। ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखना, वॉमिटिंग, नोजिया, सीवियर हाइपरटेंशन, इर्रेगुलर रिदम। ये किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है? PgF2 अल्फा की वजह से ये सब चीज़ें हम लोग क्या हो सकती है? दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? सीवियर हाइपरटेंशन और इर्रेगुलर रिदम। और इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है सबसे लास्ट में, वो आता है अनईजीनेस, घबराहट होना। क्या होना? घबराहट होना, पैल्पिटेशन होना। मदर क्या हो जाएगी? डर जाएगी कि क्या ये शायद ये सिचुएशन क्या है? नॉर्मल नहीं है, मुझे क्या हो रहे हैं? इसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट फील हो रहे। मदर ऐसे ही कंप्लेंट करती है। जब आप लोग उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो बहुत ज़्यादा BP मिल जाता है, एक सडन इंक्रीज होता है। एटलीस्ट 30 mm ऑफ Hg क्या होना चाहिए? सिस्टोलिक इंक्रीज होना चाहिए, और 15 to 20 mm ऑफ Hg क्या इंक्रीज होना चाहिए? डायस्टोलिक। सेम ऐसी कंडीशन की प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन किसकी है? PgF2 अल्फा की कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को दिखाई देती है। मैंने बोला कि PgE2 टू इंड्यूस लेबर, डिनोप्रोस्ट 25 mg पर वेजाइनल दिया जाता है। ये ना, ये ड्रग कैसी है? जो PgE2 है ये लेस टॉक्सिक होती है। कैसी होती है? लेस टॉक्सिक होती है, मोर सेफ देन PgE1। PgE1, बट क्या होती है? बट इट इज ऑफ वेरी हाई कॉस्ट। ये कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट की होती है, बट इट इज ऑफ वेरी हाई कॉस्ट।
ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं PGE1 के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इस PGE1 के बारे में। डोज देख लिया आप लोगों ने। PGF2 कितना है अल्फा? 3 mg एवरी 4th हार्ली दे सकते हो डिनोप्रोस्ट मिजोप्रोस्ट टू इंड्यूस अबॉर्शन। क्या कर सकते हो? अबॉर्शन करवाने के लिए। और डिनोप्रोस्टोल कितना होता है? 25 mg पर वेजाइनली आप लोग क्या कर सकते हो? ये दे सकते हो। ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं PGE1 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? PGE1 के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं PGE1। PGE1 इसको कैसे दिया जाता है? पर वेजाइना या पर वेजाइनली हम लोग क्या करते हैं, मतलब वेजाइना में क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मिडल फिंगर हम लोग क्या करते हैं? उसको इंसर्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे? इंसर्ट करना पड़ता है पर वेजाइनली। अच्छा, इसकी डोज कितनी होती है? इसको आप 25 mg से लेकर के 50 mg तक क्या कर सकते हो? दे सकते हो। अगर सिंगल डोज से कोई डिफरेंस ना आए, सिंगल डोज से कोई इफेक्ट ना आए, तब आप लोग क्या कर सकते हो? रिपीट द डोज। और नेक्स्ट टाइम जब आप लोग डोज दोगे तो कितनी देनी होती है? वो 50 mg क्या करना पड़ेगा? पर वेजाइनली उसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ये क्या है? मोर टॉक्सिक। ये क्या होती है? मोर टॉक्सिक होगी। हाई रिस्क होता है, बट क्या होता है? बट ऑफ वेरी लो कॉस्ट। बट वेरी ऑफ वेरी लो कॉस्ट। बहुत ही सस्ती मेडिकेशन की तरह काम करती है। ठीक है, आप लोग वार्ड वगैरह में काम करते हो, वहां पर भी क्या रहता है? हमेशा ये मिजोप्रोस्ट की टैबलेट वहां पर रखी हुई मिल सकती है। इलीगल जो अपना अबॉर्ट करवाने के लिए फीमेल्स आती हैं, मोस्ट कॉमनली कौन सी मेडिसिन यूज करती हैं? मिजोप्रोस्ट मेडिकेशन वो क्या करते हैं? यूज करते हैं हॉस्पिटल के केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आप लोगों को, देखो अगर आप लोग, पहली बात याद रखना, किसी पेशेंट को 50 mg देते हो पर वेजाइनली, तो मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हो? मैक्सिमम 6 डोजेज कैन बी गिवन। कितनी डोज दी जाती है? मैक्सिमम 6 डोज आप लोग क्या कर सकते हो? पेशेंट को दे सकते हो। कितने mg की अगर बात करते हो? 50 mg की अगर आप लोग बात करो। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं, if 25 mg पर वेजाइनली इज गिवन, तब आप लोग क्या कर सकते हो? मैक्सिमम 8 डोज कैन बी गिवन। कितनी डोज दे सकते हो? 8 डोजेज कैन बी गिवन फॉर लेबर प्रोसेस इनिशिएशन। फॉर प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? लेबर प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, मतलब बच्चे को डिलीवर आउट करवाने के लिए क्या करना है? उसको इनिशिएट करने के लिए क्या करना है? आप लोगों को मैक्सिमम 8 डोज दे सकते हो। कितने mg की? 25 mg की दे सकते हो। मतलब 200 mg 25 mg क्या हो गया? अगर आप लोग 50 mg की बात करते हो तो 300 mg वो हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है और बेटर यूज क्या आएगा, देखो कॉम्प्लिकेशन के साथ में ही इसका एक यूज आ जाता है, और सिर्फ वही एक इम्पोर्टेंट आप लोग यूज ध्यान में रखना अपना, और आप लोगों को एग्जाम में और इससे फालतू लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, मैंने आप लोगों को बोला कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है? वेजोडाइलेशन कॉज करता है। मतलब क्या करेगा? वेजोडाइलेटर इफेक्ट आता है इसका। मतलब क्या आएगा इसका? वेजोडाइलेटर इफेक्ट आएगा। वेजोडाइलेटर इफेक्ट आएगा तो मतलब क्या करता है? अब इसकी कॉम्प्लिकेशन देखो,
कॉम्प्लिकेशन, सीवियर वेजोडाइलेशन कोज करेगा, तो क्या होगा, अब ब्लड फ्लो कम रह जाएगा उसमें, या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ज़्यादा वेजोडाइलेशन होगा वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन जहाँ पर रिलीज होगा वहीं पर वेजोडाइलेशन कोज कर देता है, इसलिए मैंने क्या बोला था इसको लोकल हार्मोन। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये सीवियर हाइपोटेंशन ये कोज कर सकता है। अगर ये हाइपोटेंशन कोज करता है, अगर मदर को, इफ मदर इज सफरिंग विद PIH, अगर मदर को क्या है, अगर PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, वहां पर उसका बीपी बहुत ज्यादा है और उसको क्या करवाना है, लेबर इंड्यूस करवाना है। क्या करवाना है, लेबर इंड्यूस करवाना है। इस कैटेगरी में क्या होगा, देखो डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर आप लोग क्या करना है, कैन यूज प्रोस्टाग्लैंडिन। क्यों करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन यूज, क्योंकि क्या करवाता है, ये बीपी डाउन करवाता है, बीपी फॉल करवाएगा। यहाँ पर अगर बीपी 170 तक था तो यहाँ पर 20-30 और कम हो जाएगा, 40 तक कम हो जाएगा, तो नॉर्मल बीपी क्या कर देगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन कोज कर सकता है। अभी आप लोगों को क्या होगा, यूट्राइन जो हम लोगों ने यूट्राइन स्टिमुलेंट थे वो हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। यूट्राइन स्टिमुलेंट कितने थे, अब देखो 3 यूट्राइन स्टिमुलेंट हम लोगों ने पढ़े। कितने पढ़े हम लोगों ने, 3 यूट्राइन स्टिमुलेंट अभी तक पढ़े हैं। यूट्राइन स्टिमुलेंट कितने पढ़े अभी तक, 3। पहला यूट्राइन स्टिमुलेंट क्या पढ़ा, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन की प्रिपरेशन पढ़ी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एर्गोट डेरिवेटिव। दूसरा क्या पढ़ा था, एर्गोट डेरिवेटिव, जिसमें एर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन के बारे में पढ़ा। थर्ड वन हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये तो क्या हुआ था, तो इसको अच्छा सुनो, अब मैंने बोला यूट्राइन स्टिमुलेंट, यूट्राइन स्टिमुलेंट इसको बोल दिया मैंने एक्बॉलिक्स। इसको आप लोग और भी एक नाम दे सकते हो, ऑक्सीटोसिक्स। क्या बोल सकते हो, ऑक्सीटोसिक्स, या क्या बोल सकते हो, जिसने क्या किया, यूट्राइन स्टिमुलेंट या स्टिमुलेशन को नॉर्मल रखा। अब हम लोग नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट मेडिकेशंस क्या आती हैं, यूट्राइन रिलैक्सेंट। यूट्राइन रिलैक्सेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट क्या होता है, देखो पहले क्या था कि कॉन्ट्रैक्शन करवाया, पहले क्या करवा रखा था, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवा रखा था। अब क्या करवाना है, यूट्राइन रिलैक्सेशन करवानी है, तो क्या देंगे, यूट्राइन रिलैक्सेंट। इसी को बोला जाता है टोकोलाइटिक एजेंट, टोकोलाइटिक एजेंट। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। एक और वर्ड लिखते हैं सबसे पहले, आल्सो नोन एज यूट्राइन सप्रेसेंट। यूट्राइन सप्रेसेंट, जो वहां पर जो स्टिमुलेशन आ रही थी उसको क्या करना है, सप्रेस करना है। क्या करना है, उसको सप्रेस करना है। यूट्राइन सप्रेसेंट हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसकी डेफिनेशन की, क्या बोल सकते हो आप लोग, ड्रग्स यूज टू नॉर्मलाइज एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या सेंसिटिविटी। यूट्राइन सेंसिटिविटी को आप लोग क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। और क्या लिख सकते हो, टू रिलैक्स द यूट्रस। जो ड्रग्स यूज की जाएंगी टू रिलैक्स द यूट्रस, कौन सी ड्रग यूज, ड्रग नोन एज टू रिलैक्स द यूट्रस, ड्रग्स जो यूज की जाती है उसको क्या बोला जाता है, टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट, टोको का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेशन या कॉन्ट्रैक्शन, लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन करना, जो कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दे, बिल्कुल ब्रेक कर दे या उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, उसको क्या बोला जाता है, टोकोलाइटिक एजेंट। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स के बारे में आप लोग देख लो कि कौन कौन सी मेडिसिन हम लोगों को दिखाई देंगी, या हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज करते हैं। 4-5 मेडिकेशन हम लोग इसमें यूज करते हैं। पहली मेडिसिन आती है प्रोजेस्टेरोन,
ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले देखो प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा आता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। क्या होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट? इसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, याद रख लेना। थर्ड वन की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें एक मेडिसिन आती है, बट आजकल इसको यूज नहीं करते। ध्यान देना, आजकल इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते? इसमें एक मेडिसिन यूज की जाती थी प्रेगनेंसी में, निफेडिपिन। क्या यूज की जाती थी? निफेडिपिन एक मेडिसिन यूज की जाती थी जो कैसी होती थी? नॉन DHP कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। निफेडिन पहले क्या करती थी? ये बीपी को कम कर देती थी, बीपी को कम करती थी, और वेजोडाइलेशन करती थी, और यूट्राइन रिलैक्सेंट या यूट्रस को क्या करती थी? ये रिलैक्स करती थी। क्यों बैन हो गई ये मेडिकेशन? क्यों इंडिया में इसने फ्रिक्वेंटली यूज नहीं की जाती? अब इसको स्टॉप कर दिया है क्योंकि बिकॉज दिस मेडिसिन हैज severe side effects because this medicine has severe side effects। इस मेडिसिन के पास क्या है? बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखें और कौन कौन सी मेडिकेशन आती। 3 हुई, एक नेक्स्ट मेडिकेशन और आती है यार, इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन को क्या करते हैं? यूट्रस रिलैक्सेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अच्छा, इसका एक और यूज होता है इसका, ऑल्सो यूज इन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। या आप लोग पीडियाट्रिक में पूरा पढ़ लोगे कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस में क्यों इसको यूज किया जाता है। पीडीए में क्या किया जाएगा? इंडोमिथासिन को यूज किया जाता है, और साथ साथ में क्या किया जाता है? रिलैक्सेशन में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एक और इसका यूज होता है पॉलीहाइड्रोमनियोस में। पॉलीहाइड्रोमनियोस व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड, इसका मतलब क्या है? व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन 2500 ml, या 2000 बोल दो, या फिर 2500 ml से क्या हो जाए? ये जब ज़्यादा हो जाए तब आप लोग क्या बोल सकते हो? इंडोमिथासिन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, ऑक्सीटोसिन का एंटागोनिस्ट क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का एंटागोनिस्ट, एक क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ऑक्सीटोसिन का एंटागोनिस्ट एब्टासिन। क्या आता है? एब्टासिन। ये क्या होता है? इसका एंटागोनिस्ट होता है, या एंटीडोट आप लोग क्या बोल सकते हो? ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट क्या है? एब्टासिन। इसको स्पेलिंग चेंज करो, एटोसिबन। एब्टासिन नहीं, एटोसिबन इज एंटीडोट होता है ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट यूज करते हैं हम लोग बीटा मिमेटिक्स। एक नेक्स्ट जो आती है वो आती है टर्ब्यूटाइलिन।
ये दो मेडिसिन और यूज़ की जाती हैं, बीटा मिमेटिक्स और टर्ब्यूटाइलिन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो बीटा मिमेटिक्स है यहाँ पर आप लोग क्या करते हो उसको एक होता है यार, मैंने आप लोगों को शायद उसमें पढ़ाया था फार्मा में, वहाँ पर मैंने एक मेडिसिन पढ़ाई थी आप लोगों को, रिटोड्रिन। क्या पढ़ाया था वहाँ पर एक मेडिकेशन के बारे में, रिटोड्रिन 50 माइक्रोग्राम दी जाती है। कब तक देनी है, गिव अप टू 12 आवर्स until uterine contraction doesn't stop। जब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप नहीं होती तब तक आप लोग दे सकते हो, या 12 घंटे तक क्या कर सकते हो आप लोग इसको दे सकते हो। टर्ब्यूटाइलिन क्या करना है, 0.25 माइक्रोग्राम, रिपीट आफ्टर एवरी 4 आवर्स, रिपीट आफ्टर एवरी 4 आवर। हर 4 घंटे के बाद आपको क्या करना है, इस डोज को रिपीट करना है। क्या करना है, डोज को रिपीट करना है। ये आईवी भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, ये ओरल हो सकती है और आईवी भी हो सकती है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये आपके मसल यूट्राइन रिलैक्सेंट हुए। मैनेजमेंट में क्या है कि मदर का बिहेवियर चेक करना है, पल्स प्रेशर चेक करना, पल्स, बीपी, सैचुरेशन, रेस्पिरेशन रेट को चेक करना है, उसकी सेफ्टी को मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग को मॉनिटर करना है, कहीं पर रप्चर वगैरह तो नहीं हो गया हो। या जब आप लोग यूट्राइन रिलैक्सेंट देते हो उस टाइम पे ये भी देखना होता है कि उस टाइम पे मदर की हार्ट रेट कितनी है और बीपी कितना है, क्योंकि यूट्राइन रिलैक्सेंट आप लोग दोगे बीपी फॉल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसकी वजह से क्या करना आप लोगों को, मदर के उसको मॉनिटर करना है, किसको, बीपी को मॉनिटर करना है। ठीक है, साथ में पल्स को चेक करना है कि कहीं जो हमारा पल्स प्रेशर है वो ज़्यादा वाइड तो नहीं हो जाए। ठीक है, पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में जो गैप होता है 40 mm को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 to 70 का गैप नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, वो भी मॉनिटर करना है। ये आप लोगों का नर्सिंग मैनेजमेंट का मेन इंपॉर्टेंट काम रहता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा यूट्राइन रिलैक्सेंट और स्टिमुलेंट में, यूट्राइन स्टिमुलेंट में हम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ा, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन की प्रिपरेशन को पढ़ लिया, मिल्क इंजेक्शन या फिर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स को पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा एर्गो डेरिवेटिव्स, एर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन के बारे में पढ़ा। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ा, PGE1, PGE2, PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा को मीजोप्रोस्ट या फिर डिनोप्रोस्टोन बोला जाता है, जिसकी डोज कितनी दी जाती है, 3 mg दी जाती है पर वेजाइनली। हमने उसके बाद फिर हमने बात किया था PGE2, जहाँ पर उसकी डोज कितनी दी जाती है, 50 mg दे सकते हैं हम लोग। और PGE1 में 25 mg अगर देना है तो 6 घंटे के बाद 6 डोज देनी है। अगर 50 mg का अगर देना है तो आप लोगों को कितना देना है, 8 डोज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा वहाँ पर परफॉर्म, 50 का कितना देना है, 8 डोजेज, और 25 का कितना देना है, 6 डोजेज आप लोगों को वहाँ पर देना है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, हमने क्या लास्ट में हमने बात की थी यूट्राइन रिलैक्सेंट की। वहाँ पर हम लोगों ने बोला कि इसको टोकोलाइटिक एजेंट बोल सकते हैं, जो ब्रेक करवाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, यूट्राइन सप्रेसेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर 6 तरह के मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहली मेडिसिन कौन सी थी, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन रिलैक्स कर सकती है, MgSO4 रिलैक्स कर सकती है। कैसे रिलैक्स करती है MgSO4, ये न्यूरोनल फ्लो को क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है। न्यूरोनल फ्लो को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। कैल्शियम के रिफ्लेक्स को कम कर देगी, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन क्या होगा, प्री साइनेप्टिक लेफ्ट में क्या होगा, कम ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कम आती है। ये क्या होता है, MgSO4 का एक्शन होगा। तीसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नॉन DHP कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन हम लोग यूज़ करते थे लेकिन अब इसको यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं इंडोमिथासिन की, हम लोगों ने बात की थी। इंडोमिथासिन भी क्या होता है, PDA पॉलीहाइड्रोमिनियस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर बात की थी बीटा मिमेटिक्स में, रिटोड्रिन की 50 माइक्रोग्राम हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं रिटोड्रिन के बाद, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे लास्ट में टर्ब्यूटाइलिन के बारे में हमने डिस्कस किया। 0.25 माइक्रोग्राम हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिपीट करना आपको हर 4 घंटे के बाद, जब तक रिलैक्स नहीं होती यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब तक रिलैक्स
नहीं होती। तो इसमें आप लोगों का नर्सिंग मैनेजमेंट का मैंने बता दिया कि बीपी मॉनिटर करना है, वाइटल्स मतलब कंप्लीट मॉनिटर करने हैं, रप्चर वगैरह ना हो वो देखना है, बीपी फॉल ना हो वो देखना है, पल्स प्रेशर में वाइड या ज़्यादा ना हो गैप, या सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच में ज़्यादा गैप ना आए, 40 से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बीपी में, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। ये क्या हो गया हमारा टॉपिक, यूट्राइन रिलैक्सेंट और यूट्राइन स्टिमुलेंट हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया है, ठीक है।